बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। सबसे पहले आपको बताएं कि नाज़रीन कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद चेयरमैन नैब किसी मुलजिम के तफ्तीश में अदम एतमाद पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत नैब मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 रोज़ से बढ़कर 30 दिन तक कर दी गई है। रिमांड की मुद्दत 30 दिन खत्म होने के बाद बढ़ाई भी जा सकती है और इसकी तजदीद 90 दिन तक हो सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करनी होगी, जबकि वो किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात से आपको आगाह भी करेंगे और साथ ही साथ जो बातें जो चेयरमैन की जा रही हैं उनके हवाले से अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि उनका क्या मानना है। क्या वाकई वो भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हुकूमत की जानिब से फिर अचानक जो नैब में तरमीम की गई हैं, ये तरमीम उनके ज़ाती मफादात के लिए है या नहीं, या ये किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही है। क्या चेयरमैन PTI के लिए ये एक जो है उनका दायरा तंग किया जा रहा है और गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बहुत सारी बातें इस हवाले से हो रही हैं। हमारे पैनलिस्ट का क्या मानना है उन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि बुनियादी सवाल हम अपने मेहमानों के सामने यही रखेंगे कि हुकूमत की जानिब से फिर जो नैब में तरमीम की गई है, क्या ये तरमीम जो है वो ज़ाती मफाद के लिए है, वो क्या समझते हैं। इस हवाले से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बतूल राजपूत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों को खुशामदीद कहना चाहूँगी। आरिफ चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ और बुनियादी सवाल यही, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये तरमीम की है? इसमें तो ज़रा बराबर शक नहीं है कि हुकूमत ने पहली बात तो यह तरमीम गलत की है, तरमीम इस तरह की नहीं जा सकती। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत ने अपने मुखालिफ, ख़ास तौर पर एक ही मुखालिफ PTI के चेयरमैन को नुकसान पहुँचाने के लिए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें अदालत की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ जो है उससे महरूम करने के लिए ऐसा किया है। वरना देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जो आर्डिनेंस होते हैं, आर्डिनेंस गैर मामूली सूरत हाल में आते हैं, क्योंकि आर्डिनेंस को कभी भी अदालत ने इतना अच्छा कानून नहीं समझा, कानून साजी नहीं समझा। अदालतें आर्डिनेंस के बारे में हमेशा फैसले जो देती हैं वो ये कहती हैं कि ये अगर आपने गैर मामूली सिचुएशन थी तो उसमें आप यानी इसको टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग आप करते हैं, अदरवाइज भी ये टाइम बाउंड होता है। तो उसमें ये है कि सारा कुछ जो किया गया है ये स्टेज में रखते हुए कि क्योंकि अब तक इन्होंने जितनी भी कोशिशें की उसमें फिर हुआ ये कि PTI के चेयरमैन को जमानतें भी अदालत से मिल गई, अदालतों ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। तो इस वक्त यही इनका मसला है और मैं आपको अर्ज करता हूँ कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके खिलाफ है। इसे कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता और अदालतें जो हैं अगर उनमें थोड़ी सी भी हिस्सा अभी बात हो और ताकत कोई रैली दी गई हो मौजूदा सेटअप में, तो वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और क्या जल्दी थी कि जब आप यानी प्रेसिडेंट जो है वो 2 दिन के लिए नहीं है, 3 दिन के लिए नहीं है, तो फौरी तौर पर आपने जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो इस तरह की कानून साजी। आरिफ चौधरी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि रातों रात आइन के तरमीम का ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या हो सकता है। क्या इसका वाकई मकसद ये है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के लिए ये तरमीम की गई है? ज़रा अपने बाकी मेहमानों की जानिब भी बढ़ जाते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बतूल, आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से ये जो अचानक रातों रात नैब तरमीम की गई है, क्या ये ज़ाती मफाद के लिए और चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, वाज़ेह तौर पे ये ऐलान कर देना या ये समझ लेना कि गिरफ्तारी के लिए ही है, ये तो आप नहीं कह सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मजीद स्नब करने के लिए ऐसे इकदाम किए गए हैं। वाज़ेह तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप रिमांड का वक्त देखिए, पहले 90 डेज था जिसको कम करके 14 दिन किया गया, अब फिर 30 दिन कर दिया गया और फिर इंक्वायरी के दौरान अरेस्ट जो कि PTI के इसको बहुत क्रिटिसाइज था और उसी तरह के इकदाम दोबारा करना हो और कायम मुकाम सदर क्या इस तरह क्या लेजिस्लेशन कर सकते हैं, नहीं वो भी क्वेश्चनेबल है। और जो इसकी टाइमिंग है वो इटसेल्फ ये बताती है कि ये कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इससे डेफिनेटली आप अपने ऑपोजिशन को मजीद दबा के रखना चाहते हैं। तो ये इससे पहले भी जो गवर्नमेंट ने जुडिशल रिफॉर्म्स की हैं वो रिफॉर्म्स गलत नहीं थी,
लेकिन उनकी टाइमिंग की वजह से हुकूमत पे क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स की गई हैं, ये रिफॉर्म्स भी क्वेश्चनेबल है, इनकी ठीक टाइमिंग भी क्वेश्चनेबल है, और जिस तरीके से किया गया है, जिस सरबराह के नीचे किए गए हैं, वो भी क्वेश्चनेबल है। ठीक हो गया बतूल, आपका पॉइंट भी आ गया है। ये सवाल जो हम कर रहे हैं, रातों रात नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए है? क्या नैब कानून में तरमीम आइन से मुतसादिम है या नहीं है? या फिर ओवरऑल जब हम देखते हैं, क्या ये हुकूमत अपने ज़ाती मफाद के लिए ही कर रही है या नहीं? इसी हवाले से हम जानते हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब क्या कहना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी यही सवाल होगा, आपको क्या लगता है इस तरमीम ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है? देखिए जी, एक तो बात बड़ी साफ जाहिर है कि इस वक्त जुडिशरी और पार्लियामेंट में एक जंग जारी और सारी है। ठीक। उनका अपना मौक़िफ़ है, इनका अपना मौक़िफ़ है, और अब तो ये खुले आम जो है ना, ये जंग शुरू हो गई है। ठीक। उस दूसरी तरफ एक बात ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको जो भी यहाँ से ये बिल भेजते हैं, वो या तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं या वापस कर देते हैं। ये उनकी तारीख है, तो ये उनके लिए एक मसला है। अब आ जाती है नैब की, तो नैब आपको पता है कि इसके ऊपर तो सारों का यही था कि ये एक इलीगल किस्म का एक बनाया गया था ऑर्डिनेंस जो है नैब ऑर्डिनेंस, उसके एतराज़ात थे, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया। लोगों ने इसको जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में थी, उन्होंने इस्तेमाल किया एज ए पॉलिटिकल फोर्स। आप पीटीआई को देखें तो इन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उस वक्त जो नैब जो है, उसके पास 90 दिन का रिमांड था, बगैर उसको चार्ज लगे हुए, कोई प्रूफ हुए कुछ भी नहीं है, उसको डाल दिया और वो उन्होंने भुगता। अब जब उन्होंने उसको 90 दिन से रिड्यूस करके 15 दिन किया, तो सबको जो है ना उसको फायदा हुआ, फिर तो कोई इतराज नहीं उठाया गया। सही। अब 15 से फिर 30 दिन किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जी ये तो कोर्ट्स जो है वो कोई फैसला देती नहीं है, हर चीज में उनको जो है बेल दे रही है और कलदम कर रही है, जैसे कि तोशा खाना केस लेटेस्ट है, तो उस पर ये भी अपना वार करते हैं। तो ये गलत है, वो उन्होंने भी जो किया वो भी गलत है, ये भी गलत है। पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए ना वो जुडिशरी, ना ये आपके ऑर्डिनेंसेस या ये नैब। सीधा सादा काम होना चाहिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता जरूर है कि ये इसके पीछे ये वैसे नहीं उन्होंने किया, ये किया यही है जो उन्होंने आइंदा उनके प्रोग्राम है, ये बड़ी सामी को जो है गिरफ्तार करने की। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। और इसी हवाले से ज़रा पब्लिक पोल की भी हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक को क्या लगता है। बुनियादी सवाल यही है, ये जो रातों रात ऑर्डिनेंस लाने का मकसद है, क्या हुकूमत ने अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसा किया है? आपको बताएं कि पब्लिक पोल की अगर हम बात करें तो 80% लोगों को लगता है कि जी हाँ, ये हुकूमत ने अपने ज़ाती मफाद के लिए ही किया है, जबकि इस पर मज़ीद अगर बात करें तो 20% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं कि क्या ये चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए किया गया है, रातों रात ऑर्डिनेंस लाया गया है, 80% को लगता है कि हुकूमत ने अपने ज़ाती मफाद के लिए किया है, 20% इसकी नफ़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़ा, हमने ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे मुईशत की। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया है। ताहम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अभी इस मुआहिदे की मंजूरी बाकी है। IMF की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से जुलाई के वस्त में इस मुआहिदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि IMF के मुताबिक स्टैंड बाय मुआहिदा पाकिस्तान को हालिया बैरूनी दबाव की शिकार मईशत को इस्तेहकाम देने में मदद देगा। अब जानना अपने मेहमानों से मैं यही चाहूँगी, क्या वाकई ऐसा होगा कि मईशत की बहाली के लिए एक अच्छा इकदाम है, या फिर आवाम मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबने जा रही है? क्या मईशत की कश्ती मज़ीद जो है वो दबाव का शिकार हो जाएगी? क्या लगता है हमारे मेहमानों को, उन्हीं से जान लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, बुनियादी सवाल हमारा यही है कि क्या IMF मुआहिदे से गरीब की ज़िंदगी में या फिर ओवरऑल जब हम मईशत की बात करते हैं तो कोई इस्तेहकाम आ सकेगा? आपको लगता है ऐसा? IMF जहाँ भी जाता है, शुदा बात है, सिर्फ बेल आउट पैकेज
वो जितना हम आम आदमी को कर सकते जाता है। और हुकूमतों को कहा यह जाता है कि वो अशराफिया से पर वोट डालें, अवाम से कम करें, लेकिन हुकूमतें हमारी खासतौर पर हुकूमत जो है वो अशराफिया की बजाय आम आदमी पर वो बोझ डाल रही है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि IMF की इमदाद के जरिए हम पाकिस्तान को एक ऐसी मईशत जो बड़ी वाइब्रेंट मईशत हो, जिसमें आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बुनियाद पर तो इसका फायदा हो जाएगा कि अब हमारी आदत इतना ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर चढ़ चुका है कि अब ये कर्ज लेकर हम बुनियादी तौर पर अपने जो कर्ज है इससे अदा करने पोजीशन में नहीं है, बल्कि उससे सूद जो है उसको अदा करके हम और कहीं हम रोल ओवर कराते हैं, कहीं हम थोड़ा सा उनसे टाइम देते हैं, कर दे। तो ये सारी की सारी सूरत हाल आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं दे रही। अलबत्ता ये इस हद तक इत्मीनान बख्श है क्योंकि बहुत अरसे से यही कहा जा रहा था कि जी IMF से इमदाद आएगी, IMF हमें बेल आउट पैकेज देगा। तो चलो बेल आउट पैकेज आया या आ रहा है, अभी तक नहीं पता, चूंकि अब तक कितना कहा गया है, अब पता नहीं इलेक्शन लेन गया है या क्या करना चाहते हैं, वरना IMF की तरफ से अभी खेल ही खेला जा रहा है। लेकिन इससे ये जो आपका बुनियादी सवाल है उसका जवाब मुकम्मल तौर पर ना में है, आम आदमी की जिंदगी में इससे जरा बराबर। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा। बतूल, आपका पॉइंट जानना चाहूँगी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, गैस भी बढ़ जाएगी, उसकी कीमत भी बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोलियम लेवी भी जो है वो ज़्यादा वसूल करने का कहा जा रहा है, शरह सूद में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। तो महंगाई बम गिरने के लिए तैयार है आवाम के ऊपर। आवाम का रिलीफ का कौन सोचेगा? अगर IMF से मुआहदे के बाद आवाम पे महंगाई बम ही गिरना था तो इससे तो बेहतर था कि IMF से मुआहदा ना हो। देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं ये तो एक आम पाकिस्तानी की ज़बान है और हमें यही बात समझ आती है। जो आप जिस इंटेंशन से और जिस इमोशन से बात कर रही हैं, बात तो असल में यही है। लेकिन इसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि आपने IMF के साथ मुआहदा डिफॉल्ट से बचने के लिए किया है। IMF के साथ मुआहदा आपने इसलिए नहीं किया कि मुल्क में कोई बहुत बड़ी खुशहाली आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ जाएगा या लोगों में सूद नहीं क्लास से बोझ नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया। और मुझे हैरानी हो रही थी जब सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी IMF के साथ मुआहदा हो गया। आप अल्लाह का शुक्र जरूर कुछ आपको सपोर्ट मिल गई है, लेकिन ये इंतहाई लम्हा फिक्री है। ये बहुत परेशानी की बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना आपका कोई दोस्त है जो आपको इतनी बड़ी रकम दे कि आप सर्वाइव कर सकें। और इवन चाइना भी रिलक्टेंट है। आप जितना बड़ा CPEC की तारीफ कर लें या बाकी की तारीफ कर लें प्रोजेक्ट्स की, हर मुल्क अपना अपना इंटरेस्ट देख रहा है। पाकिस्तान को भी फाइनेंशियली अपना इंटरेस्ट देखने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं होती। आप अपना सर्कुलर डेट देख लें, आप अपना एक्सचेंज रेट देख लें, आप अपना रिसेंटली जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, आप उसको देख लें। वो आपने इसलिए किया है, ये जिस तरह से लीवरेज 50 to 60 रुपीज पे ले दी गई, ये सब IMF की ख्वाहिशात थी और उनकी मुतालबात थे कि ये पाकिस्तान करे और पाकिस्तान ने ये किया। लेकिन इसके बावजूद हम उतना हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इंक्लूसिवली, हमारी माइक्रो इकोनॉमी इतनी कमजोर है, हमारा आम पाकिस्तानी शहरी उसकी परचेजिंग पावर इतनी कम है, हमारे रुपए की कदर इतनी कम है, इसलिए कि हमारी इंक्लूसिवली इकदाम नहीं हो रहे। तो ये सोचना कि आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक बेवकूफाना अप्रोच है। हम दुआ जरूर कर सकते हैं पर ये होगा नहीं। रियलिस्टिक होकर बात करने की जरूरत है। अभी तो मुल्क में इलेक्शंस भी नहीं हो रहे। क्या अवाम इस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है या नहीं, ये इलेक्शन से पता चलेगा। क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट बुरा परफॉर्म कर रही थी तो यही इंप्रेशन था कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारे, बुरा परफॉर्म ठीक हो गया बतूल, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है IMF से मुआहदा तय पा जाने के बाद क्या मईशत की बहाली मुमकिन हो सकेगी? मईशत में कोई इस्तेहकाम नजर आ रहा है आपको या ओवरऑल फिर बिगड़ती हुई सूरत हाल ही सामने? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नई आने वाली हुकूमत शायद इस मुआहदे को कंटिन्यू ना करे और ये आखिरी मुआहदा ही साबित होगा। जी, ये कहना कि IMF की मदद से कोई मुल्क जो है उसने तरक्की की है, उसकी इकोनॉमी बेहतर हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस मुल्क ने भी IMF का सहारा लिया वो उसकी इकोनॉमी डूब गई, वो कर्ज में डूब गया, वो फिर उसमें से नहीं निकला। और पाकिस्तान का भी यही हाल है क्योंकि IMF
जो है उसका जो कर्जा है वो प्रो रिच है, एंटी पुअर है। वो जो भी शराइत लगाता है वो अमीरों के लिए नहीं लगाता, वो गरीबों के लिए लगता है। सही। जितने टैक्स और जीएसटी वगैरह ये है, ये सब उसका जो है आम आदमी के ऊपर उसके बम जो है ये गिरते हैं। अब ये जो इसके साथ हमने जिस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के ये जो पैसे डील हमने किए आखिरी दिन में, $3 बिलियन अब क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। और उसमें भी $1.2 बिलियन अभी शायद आपको मिल जाएगा। और बाकी जो है वो आपने जो तमाम ये शराइत जो उन्होंने लगाए हैं कि ये कीमतें आपने बढ़ानी है, वो आप करेंगे तो फिर वो देखेंगे कि बाकी आपको दें या न दें। हमारी मजबूरी ये है, जैसे कि अभी बताया गया, कि हम डिफॉल्ट पे पहुंच चुके हुए थे और डिफॉल्ट के फिर अपने बहुत बड़े नुकसानात हैं। वो फिर जो है ना उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो उससे ये एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि हमने इस दफा जो है ना उधर से हम निकले, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक पहिए जो हैं वो सारे दलदल में फंसे हुए हैं। इसमें हमें 15 साल 10 साल मतवातर कोशिश करनी पड़ेगी और अपनी सारी चीजें बहाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या IMF मुआहदे से गरीब की जिंदगी में मुआशी इस्तेहकाम आ पाएगा या नहीं? सिर्फ 15% को ऐसा लगता है कि जी हाँ कोई मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, जबकि 85% इसकी नफी कर रहे हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक की जानिब। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हेल्थ कार्ड अच्छा इकदाम है, इसे ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। सेहत कार्ड से लोगों ने इतने स्टंट डलवाना शुरू कर दिए कि मुल्क में स्टंट ही ख़त्म हो गए। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि लोग सेहत कार्ड पर अरबपति बन गए और बिला ज़रूरत स्टंट डाले गए। 8,000 बिजली का बिल भरने वाला हेल्थ कार्ड का अहल नहीं होगा। जानना अपने मेहमानों से यही चाहूँगी कि ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से शर्त लगाई गई है कि 8,000 से ज़ायद बिजली का बिल भरने वाला सेहत कार्ड का अहल नहीं हो सकता, इसको वो किस तनाजुर में देखते हैं? आया पंजाब हुकूमत का ये अमल दुरुस्त है या नहीं? आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से? पहली बात तो ये कि पंजाब हुकूमत जो है वो एक ऐसी हुकूमत है जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। उसे कोई इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहिए जो देर पा हो, मामला से ताल्लुक रखता हो। दूसरी बात यह कि जब से ये हुकूमत आई है, मरियम नवाज ने आते ही अपने चचा से कहा था कि प्राइम मिनिस्टर से कि जनाब ये जो हेल्थ कार्ड है इसको आप खत्म करें। इसकी वजह से लोग जो है वो PTI की चेयरमैन की तरफ ज्यादा रागिब हो रहे हैं, वो आज सबको पता है। अब मामला ये है कि ये जो 8,000 की शर्त लगाई गई है, पहली बात तो ये मजा का केस है कि आपने हर बिल जो है, हर लेवी जो है, हर सरचार्ज वो डाल दिया है इसके अंदर, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और ये बिल तो शायद ही किसी खुशकिस्मत का, और वो भी खुशकिस्मत का कि बहुत गरीब आदमी जो बिल्कुल एक आध पंखा चला के ऐसी तकलीफ में रहता हो, अदरवाइज थोड़ा बहुत यहाँ बिजली का इस्तेमाल करें तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार तो बिल आना आम सी बात है। तो ये कह देना है कि जो लोग 8,000 से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बिजली वो डिजर्व नहीं करते, ये इंतहाई गलत बात है। और दूसरी आप ये देखें कि जिस तरह वजीर सेहत फरमा रहे हैं, कभी ऐसा यानी स्टंट लोग वैसे ही डलवा देते हैं। यानी स्टंट वो चीज है कि जब अगर किसी को जरूरत होगी तो वो डलवाएगा। और फिर ये है कि इसके लिए बाकायदा अस्पताल जो है वो उसको, जिस शख्स को वो हेल्थ कार्ड मिला होता है वो बाकायदा वेरिफिकेशन के बाद मिला होता है। और यही वो बात थी जो PTI के चेयरमैन ने आम आदमी की सहूलत के लिए बनाई थी, जिसका कोई बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं था। जिस तरह मौजूदा हुकूमत छोटा सा काम भी हो, सड़कें बनाने वाला ये वो, उसका बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं और आम आदमी की जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने ये किया था कि आम आदमी की जिंदगी को बचाने वाली बात जो सबको सबसे ज्यादा गरीब आदमी के लिए सेहत का मसला है कि जब वो जाता है अस्पतालों के एग्जॉर्बिटेंट बिल्स वो पे नहीं कर सकता, तो इससे भी महरूम उसे किया जा रहा। और ये रवायत इतनी पुरानी है, 90s में भी ऐसा करते थे कि जो पीपल्स पार्टी काम करती थी उसे आके जो थी नून वाले खत्म कर देते थे। जो नून वाले क्या है वो
इतने अच्छे काम होते थे एक दूसरे। ये तमाशा जो है इस तरह सियासी बुनियादों पर चीजों का, लोगों के फायदे को खत्म करना, लोगों को रियायतें जो मिली हुई है, जो उनको सहूलतें मिली हुई, उससे महरूम करना, इससे इन्हें फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जिससे भी आप महरूम करेंगे सेहत कार्ड से, वो आपके का दुश्मन बन जाएगा, वो आपका खैर खा नहीं होगा। ठीक ये हो गया गलत सर, आपका फैसला। पॉइंट आ गया। बतूल, आपको क्या लगता है ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, 8,000 से ज़ायद बिजली का बिल देने वाला नहीं सेहत कार्ड रख सकता, बैरून मुल्क सफ़र करने वाला जो है वो दिल का मुफ्त इलाज नहीं करा सकता, इसकी वजह क्या है बेसिकली? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें क्लैरिटी की जरूरत है। पहली बात तो एक इंटरिम गवर्नमेंट इस हवाले से जो ऐलानात कर रही है, उनकी कानूनी हैसियत क्या है, उस पर बिल्कुल सवाल उठता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म मैया या पॉलिसीज के हवाले से कोई बात ही या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इकदाम नहीं क्यों कर सकती। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी ऐसे इकदाम से प्रॉब्लम है तो उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं लोगों को जानती हूँ जिनको स्टंट सिर्फ इसलिए डॉक्टर ने डाल दिया हो क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि ये वक्ती तौर पे उनको ठीक कर देगा, लेकिन बाद में उनके लिए वो प्रॉब्लम किया। तो ये ऐसे केसेस तो होते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से ऐसी गफलत आती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है। इसको आप किसी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते कि कोई डिजर्व नहीं करता कि उसको हेल्थ कार्ड हो या नहीं, या एलिजिबल नहीं है, या वो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। ये मेडिकल फैसिलिटी की तरफ से ये ट्रांसपेरेंसी का मामला है कि आपका स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि एक बार सेट करना बहुत जरूरी है। आई होप, आई एम श्योर कि किसी गवर्नमेंट ने कोई बार सेट की होगी कि किस तबके के लिए है, लेकिन ये कह देना कि इसको खत्म करें या इसको कम करें, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर आप अमेरिकन इलेक्शन की हिस्ट्री देखें तो उसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन स्लोगन, चाहे वो ओबामा हो या ट्रम्प हो, कि उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज पे बड़ा वोट बैंक लिया और उसको इंटैक्ट रखा। पीटीआई ने दौर में जो जो भी बेहतर काम किए, उनमें से चंद कामों में से एक तो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की कि आप बराह रास्त शिकायत लगा सकते हैं, वो एक अच्छा इकदाम था। लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ कार्ड था उसकी सब तारीफ करते थे और ये एक अच्छा इकदाम था। और ये तो मुआशरे में इट्स वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप कोई कैंपेन शुरू करें तो उसमें इरेगुलरिटीज हो। इरेगुलरिटीज होने का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को बिल्कुल बंद कर दें। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है 90s में, ये मेरी कॉलीग ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा होता रहा, लेकिन हमने 2013 के बाद देखा कि एटलीस्ट बीआईएसपी को गवर्नमेंट्स ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, उसको कंसिडर किया। इट्स वन ऑफ द ओनली पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम दैट वी डू हैव इन आवर कंट्री। तो ये उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। बतूल, कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में अब दिल का मुफ्त इलाज हो पाएगा, तो यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है क्या सरकारी अस्पतालों में मुयस्सर हैं तमाम तर सहूलियात जो इलाज कर सकेंगी? जी बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, मैंने रिसेंटली हम कुछ काम कर रहे थे तो मैंने प्रोग्राम में क्लिप देखा था कि एक खातून थी जिनके 9th मंथ से भी ओवर हो गया था। कैन यू बिलीव? 9th मंथ से ओवर हो गया था, बट शी कुड नॉट डिलीवर बिकॉज डॉक्टर वाज नॉट देयर। इट वाज वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन पिंडी। कैन यू बिलीव मी? बट लेकिन ये सच है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की हालत है। कोविड में आपने हालत देखी ली कि वो तो खैर एक पूरी दुनिया के लिए एक इमरजेंसी थी, लेकिन उससे आपको एटलीस्ट अंदाजा हो जाना चाहिए आपकी कैपेसिटी का, आपके पोटेंशियल का, आपकी चैलेंजेस का। तो अब बिल्कुल पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल ऐसे नहीं है। आपके पीके में जाए, वहाँ पे सिर्फ एक लेडी रीडिंग अस्पताल है। उस अस्पताल में बैठने की जगह नहीं होती जब खुदा न खास्ता हालात खराब हो जाते हैं। तो ये कोयटा के अस्पतालों पे कितना बोझ आ जाता है। तो ये इस तरह के जो इकदाम अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो दूसरा उसको इनकरेज करना चाहिए। और हेल्थ कार्ड एक अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, ये जो हेल्थ कार्ड को रोकने की बात की जा रही है या रिस्ट्रिक्ट किए जा रही है इसकी सहूलियात को, तो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? और एक सवाल और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर हम गुज़श्ता हुकूमत की बात करें तो जो सरकारी अस्पताल वाला सवाल मैंने उठाया कि क्या वहाँ पे तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं कि दिल का इलाज बेहतर तरीके से हो सके, तो उसमें यही सुनने में आया था कि सरकारी अस्पतालों को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता या उनको बेहतरीन की जानिब नहीं इतनी आसानी से लाया जा सका, इसीलिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस दी गई थी कि लोग जो हैं वो अपना इलाज करा सकें। और जो जब हम हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो इसके इजरा का बेसिक मकसद भी यही था कि अच्छी फैसिलिटीज़ लोग ले सकें। अब जब दोबारा ये कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में ही इलाज मुफ्त किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, तो फिर क्या सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जाएगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये हेल्थ कार्ड की बात करता हूँ। ये पीटीआई का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और उसको सबने अप्रिशिएट किया
क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं गरीब लोगों के, और खासकर वो जो महरूम तबका है उनके तो बहुत ज्यादा हैं, उसकी तरफ तो किसी ने परवाह ही नहीं की है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अब जो ये बात सुनने में आई है कि जी उसमें कोई उन्होंने कटिंग की है, जी। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करूं कि आपने हमारी हिस्ट्री पॉलिटिकल देखी होगी कि जब एक हुकूमत आती है तो वो जो पिछली हुकूमत की जो अच्छी चीजें होती हैं उनको स्क्रैप कर देते हैं और अपने जो है ना इनिशिएटिव्स और अपने प्रोग्राम जो आगे लाते हैं, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल रेस है उनकी। वो अब उनकी चीजों को क्यों वो आगे करेंगे या उसको उभारेंगे। ये अपना बेनजीर इनकम ग्रुप जो है इन्होंने क्यों कंटिन्यू किया, नून लीग ने, क्योंकि आपस में इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इस वजह से वो हुआ। तो ये तो एक अच्छी और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। कहा यह जा रहा था कि नून लीग इस वक्त ये चाह रही है कि वो 2/3 पॉपुलैरिटी दोबारा हासिल कर ले इलेक्शन की। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ऐसे जब वो इनिशिएटिव को रोकना चाह रहे हैं और रोक रहे हैं तो फिर क्या वो 2/3 मेजोरिटी से हासिल कर पाएंगे वोट? जी वो देखें, यही बात है ना कि इन्होंने कम से कम हेल्थ कार्ड को स्क्रैप नहीं किया, वो उसको रखा है, उसमें उन्होंने की है और वजूहात भी बताई हैं। अभी आपको मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट की मिसाल दूं, वहां आपको देखा कि कितने बड़े बड़े स्कैंडल थे कि अशरफिया जो थे वो उसमें से जो है ना अपना पूरा फायदा उठा रहे थे और अच्छी अच्छी फैमिली जो थी उनकी वो जो है ना उसमें से जो है ना अपना हिस्सा जो है वो निकाल रहे थे और कितनी बड़ी करप्शन हो रही थी। तो जाहिर है कि यहाँ भी इस हेल्थ कार्ड में कौन से लोग थे, यही हमारे पाकिस्तानी है, यहाँ भी वो गपला जरूर हो रहा होगा। वैसे उन्होंने नहीं कहा कि जी ये स्टंट वाला स्कैंडल तो यहाँ बहुत आम है पाकिस्तान में कि 2-2-250 की जो स्टंट है वो 2.5 लाख की वो अस्पतालों में बेचते हैं, वो तो है ही है। तो वो चीजें उन्होंने किया। अब असल बात सारी ये है जो ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जो हॉस्पिटल जो है जो हमसे सबसे बड़ी कमजोरी है, जनरल हॉस्पिटल, तो आपने भी उसका जिक्र किया, उसको किसी न किसी तरीके से हम बेहतर बनाएं और उसके अंदर के जो नकायस हैं उनको हम दूर करें और एक आम आदमी बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। सर आपका पॉइंट भी आ गया। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। जो हमारा बुनियादी सवाल था कि पंजाब हुकूमत का 8,000 रुपए से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए हेल्थ कार्ड बंद करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। सिर्फ 15% को ऐसा लगता है कि यह फैसला दुरुस्त है, जबकि 85% कहते हैं कि यह फैसला दुरुस्त नहीं है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ने